केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करने वाला हूं। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। ठाकुर जी विवाह महोत्सव के दौरान पथराव की खबर है। भजन संध्या के दौरान अचानक पथराव के दौरान कांच के ग्लास फेंके गए। दिल्ली पुलिस एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में जांच जारी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, ठाकुर जी विवाह महोत्सव के दौरान पथराव और इसके बाद शीशे, यहां पर आपको कांच वो नजर आएंगे सीधे तौर पर तस्वीरों में। भजन संध्या के दौरान अचानक पथराव की खबर सामने आई है और इस खबर पर हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, बताएं इस वक्त कैसी है स्थिति, क्या है अपडेट? हाँ, देखिए, इस वक्त पंडारा रोड पे मौजूद हूँ, जिस जगह पे भजन संध्या हो रही थी। शाम 5:45 बजे के आसपास जो है अचानक से एक टेंट की साइड से जो है कुछ पत्थर जो है जो श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए थे उन पे फेंकना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें जो कांच के जो टुकड़े थे वो भी फेंके जाते हैं। इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। इसी जगह पे जो महिला यहाँ पे बैठी हुई थी और दाएं ओर की तस्वीर से विजय एक बार दिखाए। ये जो टेंट के ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से पथराव आना जो है वो शुरू हो जाता है और महिला जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई थी कि जो ब्लड के मार्क्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। ये पूरा पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, उस मामले की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लोग इस समय मौजूद थे, आई विटनेस, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कितने बजे का वाकया, क्या हुआ था? ये 5:30 पौने 6 बजे के करीब की बात है। 5 बजे भजन संध्या स्टार्ट हुई है। 5:30 पौने 6 के करीब पहले वहां से एक हरा नारियल आया और जो यहाँ पर बैठे कोरस कर रहे थे, जो गायक थे उनके साथ, उनके हाथ पे लगने में शायद किसी बंदर ने फेंक दिया होगा या कुछ ऐसा होगा। हमने इतना कोई सीरियसली नहीं लिया। वो लड़का उठ के बाहर गया हाथ साफ करने के लिए। जस्ट आफ्टर 2 मिनट के बाद ही वहां से ईंट आई। ईंट का मतलब आधी ईंट का टुकड़ा था, वो आया और उसके साथ इमीडिएट जब भी लोग थोड़ा सा इधर उधर की ईंट किसने फेंकी है तो वहां से टूटे हुए गिलास के शीशे टूटे हुए गिलास आने शुरू हो गए। और वो जो गिलास का कांच था, वो एक लेडी की जो मधु मनोचा है उनका नाम, वो भी संकीर्तन में आती है हमारे, यहाँ पे उनके कट लगा और उनके स्टिचेस वगैरह अभी लगे हैं। RML में उनको लेके गए तो उन्होंने कहा कि बिना MLC के हम लोग उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर उनका फोर्टिस में ट्रीटमेंट चलता है उनका भी। सर, वो लोग कौन थे जिन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए, कांच के टुकड़े फेंके, कौन थे? सर, बेसिकली यहाँ पर सभी जो हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे उससे, क्योंकि हर साल होता है ये प्रोग्राम। तो अभी कुछ टाइम से ये कुछ मुस्लिम लोग हैं जो कि यहाँ पर हेल्पर है, मतलब लेबर क्लास के लोग हैं। तो उन लोगों ने ये ऊपर कहीं रहते थे वो, तो उन्हीं लोगों के ऊपर डाउट है कि उन्होंने ये सब किया होगा और वो भागे पुलिस ने। बिल्कुल साहिल, तो ये खबर कहीं ना कहीं इस वक्त एक बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। इसे बीजेपी ने शौर्य दिवस का नाम दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस दिन को अपनी तुष्टिकरण वाली राजनीति को धार देने का हथियार बना लिया। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंच गए। दरगाह जाकर चादर चढ़ाई और एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन सवाल ये उठने लगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 6 दिसंबर को अखिलेश ने दरगाह जाना तो पसंद किया, लेकिन राम मंदिर में? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो मिली जुली संस्कृति, हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का भरोसा, इस समाज में, देश में और बढ़े, ऐसी ही हमें कामनाएं, ऐसी उम्मीद है यहाँ से। और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। भावनाएं तो उन्हीं के हाथ होंगी और बाबर से प्रेम भी उन्हीं को दिखेगा और साफ दिख रहा है उनका प्रेम। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो अखिलेश यादव ने कहा था, राम मंदिर के लिए दान नहीं दक्षिणा दूंगा। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई
तो अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें निमंत्रण मिला मगर उसे स्वीकार नहीं किया। अखिलेश ने कहा था किसे जाना है और किसे नहीं, ये निजी मामला है। और जब राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि जब इटावा में श्री केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो दूसरे मंदिरों के दर्शन करने भी जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर अखिलेश ने कब क्या बोला, इसका वर्तमान से क्या संबंध। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब अखिलेश के पुराने बयानों की चर्चा क्यों? दरअसल इसके पीछे वजह है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली राजनीति। अखिलेश यादव बीजेपी पर हिंदू तुष्टीकरण का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अपने मुस्लिम तुष्टीकरण को छिपाते हैं। लेकिन पर्दे पर पर्दा डालने से हकीकत छिपती नहीं, वो जाहिर हो ही जाती है। तो अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 दिसंबर को दिखा तुष्टीकरण प्लान, दरगाह से सपा का पीडीए अभियान। विवादित ढांचे के विध्वंस के दिन यानी 6 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचे को हटाने का भी दिन है, एक कलंक हटा है। तो वहीं दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दिन को अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति को धार देने के लिए चुना। वो फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंच गए अपनी पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन के साथ। अखिलेश यादव ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश की तरक्की, अमन चैन, भाईचारे के लिए दुआ मांगी। इस दौरान बुलंद दरवाजा समेत ऐतिहासिक इमारतों का भी दीदार किया। तो लगे हाथ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एकता और भाईचारे का संदेश भी दे दिया। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, एक समय को याद दिलाता है जहां पर मिलके हम लोग रहे हैं, जहां हम साथ साथ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में लोगों की आस्था है, सही बात है, लेकिन अयोध्या में बने राम मंदिर में क्या लोगों की आस्था नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक अखिलेश यादव प्रभु श्री राम का दर्शन करने राम मंदिर नहीं गए, शायद इसलिए क्योंकि इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाए। लिहाजा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद अखिलेश यादव ने अपना पीडीए राग अलापना शुरू कर दिया। गए थे दरगाह पर और करने लगे राजनीति। समीकरण बदलेंगे। पिछली बार आप जानते हो कि कहां भरोसा किया था, तो इस बार भरोसा कम काम ज्यादा। जब हम लोग काम ज्यादा करेंगे और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। इसलिए समीकरण बना करके जो जनता की सेवा करता होगा, सर्वे करवा करके उसी साथी को हम लोग मौका देंगे। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा गया था। अखिलेश यादव भी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से वहां नहीं गए। इसे लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन विवादित ढांचा विध्वंस के दिन दरगाह जाकर अखिलेश यादव ने राजनीति को गरमा दिया। बीजेपी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया, और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा भावना है तो उन्हीं की आहत हुई हैं, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं पर गोली चली थी, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो भावनाएं तो उन्हीं की आहत होंगी और बाबर से प्रेम भी उन्हीं को दिखेगा। और साफ दिख रहा है उनका प्रेम, क्योंकि जिस तरह से वो समर्थन में खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावनाएं आहत की हैं, तो आक्रांताओं की भावनाओं को लेकर अगर आपके मन में इतना प्रेम है और आप इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो पूरी देश भी देख रहा है। बीजेपी के आरोप
बहुत हद तक जायज भी लगते हैं, क्योंकि अखिलेश का दरगाह जाना एक संदेश की तरह है। संदेश ये कि वो हिंदुत्व की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। संदेश ये कि उनके लिए मुस्लिमों का वोट सबसे अहम है। संदेश ये कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर भी नहीं चले। संदेश ये कि वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ भी करें। इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी अपने मूल वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खासकर मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर सपा मुसलमान को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 6 दिसंबर को दरगाह जाकर चादर चढ़ाने का फैसला किया। लेकिन हिंदू पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव राम मंदिर जाने का समय क्यों नहीं निकाल पा रहे। क्या अखिलेश यादव को सनातन में आस्था नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश दरगाह जाकर अपने पीडीए वाले एजेंडे को धार देने में लगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों के पीछे खड़े। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यूपी सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर तक घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। 3D प्लान के जरिए योगी फोर्स प्रदेश में छिपे एक एक घुसपैठिए की कुंडली खंगाल रही है। योगी सरकार का मकसद साफ है, यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना। लेकिन विपक्ष का एजेंडा भी क्लियर है, वोट चोरी के नाम पर घुसपैठियों को बचाना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेशी रोहिंग्या पे हमने जब कहा था, जब जांच हुई थी तो 160 लोग तुरंत भाग लिए थे, काम नहीं किया था। जांच के लिए भी कहा है कि जांच करिए, इनको बाहर करिए। घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट चोरी का नारा गढ़ने वाले विपक्षी दलों की तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए योगी सरकार का हंटर चलने लगा है। घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। अमित शाह के 3D मॉडल को अपनाते हुए यूपी में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बुलंदशहर में ऑपरेशन घुसपैठिया, 3D प्लान से घुसपैठ गैंग डर गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं। मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर बुलंदशहर में चोरी छिपे घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना लिया है। शहर के कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए झुग्गी झोपड़ियां बनाकर बस गए हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने इन घुसपैठियों की पहचान का काम शुरू कर दिया है। योगी फोर्स अवैध रूप से बुलंदशहर में रह रहे लोगों की तलाश कर रही है। अस्थायी रूप से रहने वालों के आधार कार्ड और राशन कार्ड देखकर सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के डीएम रोड और मऊ खेड़ा में झुग्गी झोपड़ियों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे घुमंती अस्थायी जो निवासी हैं उनके सत्यापन का अभियान चल रहा है। इस क्रम में ऐसे घुमंतु व्यक्ति और अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने वाले लोगों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है और उनके जो है आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के संबंध में सुरागरसी पतारसी की जा रही है। लखनऊ में सफाई कर्मियों की पहचान, घुसपैठिए छीन रहे भारतीयों का काम। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन से वोट बैंक
और तुष्टीकरण वाले एजेंडे पर काम करने वाले विपक्षी दलों को मिर्ची लगनी तय है। लेकिन योगी सरकार ने ठाना है घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भगाना है, क्योंकि घुसपैठियों से न सिर्फ देश में अपराध बढ़ रहा है बल्कि रोजगार भी घट रहा है। और ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर कह रही हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक लखनऊ नगर निगम में करीब 11,000 सफाई कर्मी हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों का सत्यापन हुआ। तो 3,000 कर्मचारियों में से 1,400 असम के नागरिक निकले। सत्यापन के कारण 160 संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी नौकरी छोड़कर भाग गए, जिसके बाद नगर निगम ने इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम इन संदिग्ध घुसपैठियों की रिपोर्ट अब शासन को भेजेगा। रोजगार, हमारे बच्चों का रोजगार, यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार एक आ रहे हैं। ये 50 रुपए में काम कर लेते हैं और जो एक जिसकी एक दिहाड़ी होती है वो न दे करके, और लोगों ने भी इनको रखा है। इनसे हमारी सुरक्षा पे भी सेंध लग रही है। दिन भर ये घूमते हैं, रात में चोरी करवाते हैं। लखनऊ की मेयर की माने तो घुसपैठिए सरकारी पैसा खा रहे थे, सैलरी ले रहे थे, सरकारी सुविधाएं ले रहे थे और तो और भारतीयों का हक मार रहे थे। लेकिन अब योगी सरकार ने ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ नजरें टेढ़ी कर ली। ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें रिपोर्ट करने की कवायद तेज कर दी। 22 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के जिला अधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करने का निर्देश दिया। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने और सत्यापन के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने का फरमान सुनाया था। तो 2 दिसंबर को 17 नगर निकायों जैसे लखनऊ, कानपुर को रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट तैयार करने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी किया गया, जबकि 3 दिसंबर को योगी ने सफाई कर्मचारियों में रोहिंग्या बांग्लादेशी की जांच का आदेश दिया। वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई वोट काटने की साजिश लग रही है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन से नहीं जुड़ी, बल्कि ये कार्रवाई घुसपैठियों पर नकेल कसने से जुड़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्षी दलों को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों है? घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को विपक्षी दल लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रहे हैं? क्या विपक्षी दलों को देशवासियों से ज्यादा घुसपैठियों की चिंता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घुसपैठियों के लिए रक्षा कवच तैयार करने के काम में लगे विपक्ष को बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन अब विपक्ष के तमाम एजेंडों की हवा निकालने की तैयारी है, जिनमें से एक है मुस्लिम तुष्टीकरण। जी हां, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ संतों ने कोलकाता में शंखनाद किया। लाखों की संख्या में सनातनियों ने इसमें हिस्सा लिया। यही नहीं, यहां इस दौरान गीता पाठ किया गया और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदुओं को एकजुट करना, हिंदुओं में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। लेकिन बाबरी वाले मुद्दे पर खामोश रहने वाला विपक्ष इसे राजनीति से जोड़ रहा है, कह रहा है कि बंगाल में अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि हिंदू एकजुटता की बात करे तो गलत और मुस्लिम ऐसा करे तो सही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो।
टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी तो इसका रिएक्शन पूरे देश में देखने को मिला। हिंदूवादी संगठनों ने पहले हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों को हिंदुओं को उकसाने वाली हरकत से बाज आने की चेतावनी दी, तो वहीं बाबर के जिन्न को दोबारा फूंक मारकर जिंदा करने की कोशिश ने 125 करोड़ सनातनियों को ऐसा आंदोलित किया कि आज कोलकाता गीता के श्लोकों और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बहुत सारे बाहर से देश से भी आज लोग आ रहे हैं। इस गीता पाठ जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में आज पाठ लेने के लिए, योगदान करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माहौल पूरा सजा हुआ है। पूरा जो पैरेड ग्राउंड है वो गेरुआ से ढक गया है और लोगों जो आ रहा है वो देख रहे हैं कैसे स्लोगनिंग कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपना जो भक्ति है वो भी दिखा रहे हैं, वो भी स्लोगनिंग कर रहे हैं, कभी जय श्री राम के ऊपर, कभी हरि बोल कह के। 5 लाख सनातनियों का उद्घोष तब सिंहनाद में बदलता दिखाई दिया जब मंच पर संतों की टोली ने हिंदुओं को ललकारा और उन्हें एकजुटता का संदेश दिया। क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে, किसका है? শিশু বাচ্চা মহিলাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुवर का है ना? স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो আপনারা हिंदुओं এগোবেন को না। एक होना पड़ेगा, भगवा लहराना पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। কি দেখবেন, পিছিয়ে যান না। कौन कौन हिंदू एकता करेगा? আর যারা পিছনে संतों की ललकार और लाखों सनातनियों का जोश देखकर बाबा बागेश्वर उत्साह से भर गए। उन्होंने विरोधियों को ललकारते हुए जहां एक बार फिर भगवाए हिंद का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने हिंदू विरोधियों को साफ चेतावनी भी दे दी कि जो राम का नहीं वो देश के किसी काम का नहीं। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां सामान्य दिनों में भी भीड़ और हलचल रहती है, आज वहां धर्म, अध्यात्म और परंपरा का ऐसा संगम दिखा कि संतों और सनातनियों के भगवा रंग में पूरा कोलकाता रंग है। लेकिन भगवा की ताकत का एहसास विरोधियों को तब हुआ जब साध्वी ऋतंभरा ने मंच से हिंदू विरोधियों को ललकारते हुए सीधा संदेश दिया कि देश में बाबर और बाबरी की कोई बुनियाद नहीं है। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवा ही फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड का चप्पा चप्पा आज भगवा रंग में रंगा रहा। संतों का भगवा रंग और मैदान में जमे लाखों सनातनियों के हाथों में लहराता भगवा पताका देश में बाबरी के विरोध का सबसे बड़ा गवाह बन गया। जिस धरती पर कभी बंग भंग का नारा लगा था, उसी धरती पर सनातनियों ने ऐसी हुंकार भरी कि कोलकाता का चप्पा चप्पा सनातन के शंखनाद से गुंजायमान हो गया। तो हुमायूं है वो अल्लाह से नाम पे करे, कोई बात नहीं। बाबरी करना है तो धर्म संगत करना चाहता है वो हुमायूं। वो चाहता है जो हिंदू मुस्लिम इधर विरोध करना चाहता है और इसके वो जो सरकार है वो पूरा साथ देता है। ये कौन को आदेश करके बनाता है बाबरी का नाम के मस्जिद? हाँ, ये तो अपना हिंदू मुसलमान को लिए तो संघर्ष को लिए तो पद बनाता है। हमारा देश के यदि महापुरुष के नाम पर होता तो अब कोई बिगड़ नहीं था, लेकिन जो विदेशी के आक्रांता के बोला जाता है उनको, तो उनके नाम पर थोड़ा सा बाबरी मस्जिद नहीं होगा। बाबरी मस्जिद कैसे होगा? बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद होगा तो एरकम যেখানে बाबरी मस्जिद হবে সেখানে राम मंदिर होगा। बाबरी मस्जिद भांग जाएगा तो राम मंदिर तैयार रहेगा। इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि सनातन के इस विशेष आयोजन का गवाह बनने
कई सनातनी अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं, जिससे ये संदेश दिया गया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जागृत करने वाला ये धर्म कुंभ हिंदू विरोधियों के मंसूबों को सिर्फ धूल में मिलाने के लिए नहीं, सनातनियों की कई पीढ़ियों को जोड़ने वाला आयोजन है। देश का सिर्फ नहीं पूरा दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान था ये। 5 लाख जो 5 लाख कंठ में आज गीता पाठ हुआ, वो माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा गीता पाठ का कार्यक्रम था। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सनातनियों ने बाबर के हमदर्दों को संदेश दे दिया कि देश हिंदुओं का है, बाबर के वंशजों का नहीं। और अगर कोई इस देश की आत्मा पर चोट करेगा तो 125 करोड़ हिंदू धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राम कृष्ण गीता पाठ, राम बंगाल में हिंदू एकता ने हुंकार भरी तो भाईजान घबराने लगे। बाबरी मस्जिद वाले जिन्न को बोतल से बाहर निकालने वाले टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि वो भी कुरान का पाठ करवाएंगे, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खाना खिलाएंगे और फिर बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। हुमायूं कबीर को समर्थन मिला हैदराबाद के मौलवी का, जिसने वहां बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि आक्रांता बाबर से प्रेम करने वाले कितने लोग हैं? सवाल यह है कि ऐसे लोगों के लिए बाबर और उसकी बनाई मस्जिद ज्यादा जरूरी है या भारतीयता का विचार? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के तो खाना खाएगी, बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू हो। ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी। 500 साल पहले आक्रांता बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये सनातन की संजीवनी ही है कि राम मंदिर दोबारा भव्य रूप में सामने। हालांकि आज भी मुगल आक्रांता बाबर को मसीहा मानने वालों की कमी नहीं है। बाबर को लेकर आहें भरने वाले सियासतदानों की कमी नहीं है। बाबर की सोच को वोट बैंक के डर से मौन सहमति देने वालों की कमी नहीं है, फिर चाहे वो मुर्शिदाबाद के हों या हैदराबाद के। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं तहरीक मुस्लिम शब्बन ने हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने के प्लान का ऐलान किया। दोनों की मंशा एक है, बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिमों को भड़काना और देश में अराजकता का माहौल पैदा करना। अगर ऐसा नहीं है, विवादित ढांचा गिराए जाने के दिन हजारों की संख्या में मुसलमानों को एक साथ लाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश क्यों की? बाबरी के जिन्न को बोतल से निकालने का काम किया टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर। ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सियासत से हुमायूं कबीर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने न केवल भड़काऊ बयान दिए, बल्कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान भी कर दिया। ममता बनर्जी ने हुमायूं की एंटी हिंदू सोच से कन्नी काटने के लिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन दीदी की पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नतीजा ये हुआ कि हुमायूं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का फीता काटकर उसकी आधारशिला तो रखी, उनके मंच से भड़काऊ नारे भी लगाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हुमायूं के बाबरी मस्जिद वाले ऐलान के बाद सनातनियों ने कोलकाता में गीता पाठ किया और ऐलान किया कि अब हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त आ गया। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तना तनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो?
तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? सनातन की आवाज गूंजी। सनातन की आवाज गूंजी तो बाबर की पैरवी करने वाले हुमायूं कबीर के पेट में दर्द उठने लगा। बिना वक्त गवाए हुमायूं कबीर ने अपना जवाबी प्लान सबके सामने रखा। हुमायूं कबीर ने जाहिर कर दिया कि बंगाल तो शुरुआत है, आस्था के नाम पर सियासत का दायरा बढ़ने वाला है। कल जो लीब रखा अपनी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष, मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। हुमायूं ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन सवाल ये कि ममता बनर्जी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए? वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसती? या फिर हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी की मौन सहमति है? एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति है, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति खड़ी है और दूसरे तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम विकास के साथ खड़े हैं। ये देश में लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही। देश संविधान से चलता है और जिहाद की कोई संविधान में गुंजाइश नहीं है। ममता बनर्जी ने इसको सस्पेंड करके इसको सुविधा कर दिया अपना पार्टी को। ये तो आईवॉश किया पूरा। एक्चुअली ये लोग पूरा मुसलमान वोटों को एक साथ कर रहा है और दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितना जोर है। ऐसा दिखाने के लिए, हिंदुओं के ऊपर सब दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमान वोट इकट्ठा होगा और हुमायूं कबीर को अपना घर पे वापस करेंगे। ये एक तरफ बाबर का महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे मुसलमान जो हुमायूं कबीर जैसे लोगों के चेहरे से नकाब हटा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ विशुद्ध राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं। आज टीएमसी के नेता बंगाल में जो है बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबरी के जिन्न को हुमायूं कबीर ने बोतल से बाहर निकाला तो हैदराबाद के एक मौलाना ने इस जिन्न के जरिए मुस्लिमों को बरगलाना शुरू कर दिया। दरअसल तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने के प्लान का ऐलान किया। ये फैसला विवादित ढांचा गिराए जाने की 33वीं बरसी पर लिया गया। संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि वो जल्द ही ऐलान करेंगे कि बाबरी मस्जिद मेमोरियल कैसे और कितने समय में बनाया जाए। यही नहीं, मुश्ताक मलिक ने आरोप लगाया कि तुलसीदास की रामायण बाबरी मस्जिद बनने के 60 साल बाद लिखी गई थी। रामायण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि राम मंदिर को तोड़ा गया था। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखें। तुलसीदास की रामायण को अगर हम देखेंगे तो वो बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन होने के 60 ईयर के बाद तुलसीदास की रामायण आई। उस रामायण में कोई जिक्र ऐसे नहीं है हमारे राम की, समझिए कि साहब बर्थ प्लेस पर राम मंदिर थी, उसको बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई है, ऐसी कोई बात रामायण में नहीं। मुश्ताक अली का बाबरी प्रेम सामने आया तो बीजेपी ने हमला बोला। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब बाबर प्रेमी गैंग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई।
यही विपक्ष का चरित्र है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे के सारे अभी भी बाबर समर्थक हैं, ये भारत समर्थक नहीं है। 4 साल भारत पर राज करने वाले बाबर ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं और पठानों के सिरों की मीनारें बनाई और गाजी बन गए। गाजी मतलब दूसरे धर्म को मानने वालों का वध करने वाला। लेकिन अफसोस ये कि उसी बाबर की याद में कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। नेता बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, मौलवी बाबरी के पक्ष में बात कर रहे हैं और घड़ी घड़ी सनातनियों को सहनशीलता का ज्ञान देने वाले इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडिगो संकट को लेकर अब सियासी दल भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे। सपा, कांग्रेस और आरजेडी सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भरोसा दे रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंडिगो का चक्का जाम होने से आज लगातार 7वें दिन हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर जद्दोजहद करनी पड़ी। यात्री कभी इंडिगो के काउंटर पर पूछताछ करते नजर आए तो कभी फ्लाइट ना मिलने से नाराज दिखे। इंडिगो की तरफ से आज करीब 650 फ्लाइटें रद्द की गईं, जिनकी वजह से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल और जयपुर समेत कई एयरपोर्ट पर गहमा गहमी का माहौल दिखा। मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी थी लगेज मिसिंग है अभी तो कैंसिल हो गई? अभी कैंसिल नहीं हुई। अभी तो मैं दौड़ रहा हूँ, 2-3 दिन से तो आ ही रहा हूँ। अभी तो परेशान कर रहे हैं, इधर जाओ इधर आओ। अभी यहाँ आया, अभी बोले कल आया तो बोले ऑथराइजेशन लेटर बनवा के लाओ, ऑथराइजेशन लेटर बनवा के लाया। अभी उधर गया, फिर बोले इधर आओ। अब यहाँ आया, अब देखते हैं क्या होता है। मेरी इंडिगो थी फ्राइडे को पटना के लिए, वो कैंसिल हो गए। अब बस अल्टरनेट फ्लाइट लेने के लिए आया हुआ। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी फ्लाइट मिल रही है? अभी तो बस लाइन में लगा, जब पहुंचूंगा तो पता चलेगा कि क्या है टिकट आपने बुक? हाँ, टिकट। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये दे, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लिंक पे तो नहीं आ रहा है, एक जो इंडिगो का लिंक होता है, तो अभी ऑफलाइन वही बात कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिव ऑप्शन दे। जूझ रहे हवाई यात्रियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे इंडिगो की दादागिरी से जोड़ते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर इंडिगो और पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। हालांकि सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने साफ किया कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिसकी गलती होगी उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं और सरकार पे रास्ता ही नहीं है। सरकार रास्ता क्या निकाल रही है? जो तकलीफ पूरे देश भर में जो यात्रियों को हुई है, उसके बाद इमीडिएटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे हमने अपॉइंट करी है, उसका रिपोर्ट भी आएगा। बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है। इंडिगो की वजह से यात्रियों को हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इंडिगो ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। पवन खेड़ा ने सीधे शब्दों में कहा कि इंडिगो को सरकार का संरक्षण है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिगो संकट को तकनीकी खराबी से जोड़कर कंपनी का बचाव किया। इस दौरान मेघवाल ने एयरलाइंस की मनमानी के खिलाफ एक्शन का भी भरोसा दिलाया। ये आप सिर्फ क्यों कहते हैं इंडिगो का फेलियर है? क्या उस सरकार का फेलियर नहीं है जिसने इंडिगो को एक तरह से मोनोपोलाइज करने दिया, एकाधिकार उसका बनने दिया? क्या सरकार का फेलियर नहीं है कि हफ्ते भर बाद सरकार जागी साहब नोटिस देने भूल गए कि इंडिगो को 20 महीने मिले थे तैयारी करने में, नई गाइडलाइंस को स्वीकार करने में, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने में, फिर भी उन्होंने नहीं की। वो इसीलिए नहीं की क्योंकि इंडिगो को पूरा विश्वास है
कि उसका बाल भी बांका इस सरकार के रहते हुए, मोदी सरकार के रहते हुए कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने मनमाने तरीके से वो किराया बढ़ा दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।